स्टूडेंट्स, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की वीडियो में हमने संतुलन की 3 शर्तों का अध्ययन किया, जिसमें एमआरपी बराबर एमएफसी, एमआरपी वक्र एमएफसी को ऊपर से काटता हुआ नीचे जाए और साधन कीमत का निर्धारण एएफसी से, उत्पादन के मूल्य का निर्धारण वीएमपी से था। इस वीडियो में हम अल्पकाल में साधन कीमत निर्धारण का चित्रों के माध्यम से अध्ययन करेंगे। अल्पकाल में 3 दशाएं हैं। पहली दशा में सामान्य लाभ की दशा है। यहाँ जो क्षैतिज अक्ष है उस पर उत्पादन का साधन L लिया गया है, जबकि लंबवत अक्ष पर मजदूरी और उत्पादकता का मूल्य लिया गया है। पूर्ण प्रतियोगिता होने से एएफसी बराबर एमएफसी एक लंबवत रेखा है और वीएमपी या एआरपी एक उल्टे यू आकार की रेखा है। एमआरपी भी यू आकार की है, किंतु इसका ढाल और गिरने की गति एआरपी से अधिक है। संतुलन का बिंदु वहाँ होगा जहाँ पर एमआरपी इज इक्वल टू एमएफसी है, जो कि बिंदु ई द्वारा दिखाया गया है। और मजदूरी का निर्धारण, जैसा कि हमने पढ़ा था, एएफसी से होगा तो डब्ल्यू उसी की सीध में दिखाया गया है। और उत्पत्ति के मूल्य का निर्धारण एआरपी से होगा, जो भी एच बिंदु से दिखाया गया है। चूँकि यहाँ पे एच बराबर डब्ल्यू है, सीमांत उत्पादकता और मजदूरी दोनों बराबर है, अतः श्रमिकों का किसी भी प्रकार का कोई शोषण नहीं हो रहा है और उत्पादक को कोई अतिरिक्त लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। अल्पकाल की एक अन्य परिस्थिति में हम देखते हैं कि एएफसी और एमएफसी तो बराबर है, किंतु वह वीएमपी के उच्चतम बिंदु पर स्पर्श नहीं करती है। ऐसी दशा में संतुलन का बिंदु ई वहाँ होगा जहाँ एमआरपी और एमएफसी काटते हैं। और चूंकि मजदूरी का निर्धारण एएफसी से हो रहा है, तो वह डब्ल्यू भी उसी ई बिंदु की सीध में वाई अक्ष पर दिखाया गया है, जबकि उत्पत्ति के मूल्य का निर्धारण एआरपी से होता है। वह बिंदु एस से निर्धारित होकर एच पर निर्धारित हो रही है। अतः सार ये निकला कि श्रमिकों द्वारा ओ एच एस एल के बराबर उत्पादन का मूल्य किया जाता है, जबकि उन्हें मजदूरी के रूप में ओ डब्ल्यू टी एल मजदूरी प्राप्त होती है। अतः इन दोनों का अंतर अर्थात एच डब्ल्यू टी एस श्रम का शोषण है, जिसे हम नियोक्ता का अतिरिक्त लाभ भी कह सकते हैं। तीसरी स्थिति में जहाँ पर नियोक्ता को हानि हो रही है, ऐसी स्थिति में एएफसी बराबर एमएफसी है, जो कि एक लंबवत रेखा है, जबकि एआरपी या वीएमपी उल्टे यू आकार की रेखा इससे काफ़ी नीचे है और एमआरपी ऊपर से काटते हुए नीचे की ओर जा रही है। ऐसी स्थिति में संतुलन का निर्धारण वहाँ पर होगा जहाँ एमआरपी और एमएफसी बराबर है, जो कि बिंदु ई द्वारा दर्शाया गया है। और मजदूरी का निर्धारण चूँकि एएफसी से होगा, जो कि डब्ल्यूटी द्वारा निर्धारित हो रही है। और श्रमिकों द्वारा किए गए उत्पत्ति का मूल्य वीएमपी से निर्धारित होगा, जो कि एचएस के द्वारा निर्धारित है। अतः मजदूरों को ओ डब्ल्यू टी एल के बराबर मजदूरी दी जा रही है, जबकि उनके द्वारा किए गए उत्पादन का मूल्य ओ एच एस एल है। इन दोनों चतुर्भुजों का अंतर चित्र में डब्ल्यू एच एस टी के रूप में दिखाया गया है, जो कि नियोक्ताओं के हानि के बराबर कहा जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको इन चित्रों की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि चित्र प्रैक्टिस से ही सही बनते हैं, सुंदर बनते हैं और स्पष्ट बनते हैं।
पुनः मैं आपको तीनों चित्र दिखा देता हूँ। अल्पकाल का पहला चित्र जो सामान्य लाभ का है, जिसमें मजदूरी और सीमांत उत्पादकता का मूल्य दोनों बराबर है, किसी प्रकार का कोई हानि या शोषण नहीं है। द्वितीय में मजदूरी की तुलना में उत्पादकता का मूल्य अधिक होने से श्रम का शोषण हो रहा है और नियोक्ता को अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा है। तीसरी स्थिति में मजदूरी की तुलना में सीमांत उत्पादकता का मूल्य कम होने से नियोक्ता को हानि हो रही है। अब हम दीर्घकाल की बात करते हैं। चूँकि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जेबी क्लार्क ने मुख्य रूप से दीर्घकाल की स्थिति में ही बनाया था, जैसा कि उनके सिद्धांत का कथन है, दीर्घकाल में प्रत्येक साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी या प्रतिफल प्राप्त होता है। अतः इस चित्र में भी मजदूरी और सीमांत उत्पादकता का मूल्य दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर जो चित्र बताया गया है उसमें एस, टी और ई तीनों एक ही बिंदु पर हैं, जहाँ पर चारों वक्र AFC बराबर MFC बराबर MRP बराबर ARP बराबर VMP है। साधन की मजदूरी उसके द्वारा किए गए उत्पादन के मूल्य के बराबर है, जिसे समीकरणों द्वारा दिखाया गया है। OW बराबर OH। OW क्या हो गया? सीमांत उत्पादकता हो गई। अतः हम कह सकते हैं कि श्रमिकों को मजदूरी W वेज सीमांत उत्पादकता के बराबर ही प्राप्त हो रही है। अब अगली स्लाइड में चलते हैं, जहां हम देखेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता में साधन की कीमत का निर्धारण। मूलतः जेबी क्लार्क का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में लागू होता है, जिसे मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में भी लागू किया। विद्यार्थियों, अगेन एक अति लघुतरात्मक प्रश्न हमें प्राप्त हो गया है कि जेबी क्लार्क के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में किसने लागू किया? तो मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने लागू किया। अब हम अपूर्ण प्रतियोगिता में बने चित्र का अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता में MFC और AFC दोनों बराबर नहीं हैं। यह दोनों ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं हैं, जिसमें MFC सदैव AFC से ऊपर है। MRP एक उल्टे U आकार की रेखा है, जो उल्टा कटोरे के जैसा दिख रहा है, और MRP उसे ऊपर से काटकर नीचे की ओर जा रही है। संतुलन का बिंदु MRP इज इक्वल टू MFC से बिंदु E पर निर्धारित हो रहा है। यहीं पर ARP भी काट रही है, तो HS यह वह रेखा है जो उत्पादकता के मूल्य को बता रही है, जबकि मजदूरी का निर्धारण AFC से होता है, जिसे WT द्वारा दिखाया गया है। इस प्रकार से अपूर्ण प्रतियोगिता में बहुत ज़्यादा श्रम का शोषण हो रहा है, जो कि HWTS के बराबर है। प्यारे विद्यार्थियों, चित्र में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में AFC व MFC ऊपर की ओर उठते हुए वक्र हैं। संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां MRP और MFC बराबर हों। इस स्थिति में साधन की कुल मात्रा OL होगी तथा OL साधन द्वारा किए गए उत्पादन का मूल्य VMP अर्थात OLSH होगा। साथ ही साधन को दिया गया कुल भुगतान OLTW होगा। इस प्रकार WTSH के बराबर श्रम का एकाधिकारी शोषण होगा। ये जो डार्क ब्लू कलर में आपको WTSH दिख रहा है, यह श्रम का एकाधिकारी द्वारा या अल्पाधिकारी द्वारा किया गया शोषण है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, श्रम का एकाधिकारी शोषण बराबर ARP माइनस AFC या VMP माइनस AFC। इस प्रकार से विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने पूर्ण प्रतियोगिता एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में साधन की कीमत के निर्धारण एवं श्रम के शोषण के बारे में चर्चा की। विद्यार्थियों, सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।
क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। आप वीडियो को इसी प्रकार से देखते रहें